और बड़ी जानकारी आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग है ये। डेनमार्क इजरायली दूतावास के पास बड़ा धमाका हुआ है। तो कोपेनहेगन में यह आवाज सुनी गई है धमाके की, और अब देखिए इस हमले की आंच जो है वो कहां तक पहुंच गई है। इजरायली दूतावास के पास एक नहीं बल्कि दो धमाके की जानकारी है। डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास ये धमाका हुआ है। कोपेनहेगन में ये आवाजें सुनी गई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी अशोक राज का। अशोक, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे अच्छी और पॉजिटिव खबर यह है कि डेनमार्क में कोपेनहेगन में जो इजरायल एम्बेसी के बाहर धमाका हुआ उसमें किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डेनमार्क पुलिस ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो जो 2 ब्लास्ट हुए हैं इजरायल एम्बेसी के बाहर, उसकी वो जांच करेगा और इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू कर दी है। दुनिया भर में जितने भी इजरायल एम्बेसी हैं शिवांगी, उस सभी एम्बेसी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि ईरान सीधे तौर पर वॉर में आ गया है और इजरायल पर हमला किया है। तो ये कुल मिलाकर अच्छी खबर है अब तक कि कोपेनहेगन में जो 2 ब्लास्ट हुए हैं उसकी जानकारी अब तक नहीं निकल पाई है कि आखिरकार ये ब्लास्ट किसने किए, लेकिन इसमें किसी की भी जख्मी होने की अशोक, देखिए ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि हमने हानिया और नसरुल्लाह इनकी मौत का बदला ले लिया है, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान को हम सबक सिखाएंगे। इन सब के बीच जो भारतीय 28,000 वहां पर रहते हैं उनकी अभी क्या परिस्थिति, कोई जानकारी उनके बारे में, क्योंकि उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जाहिर सी बात है, देखिए जब ये युद्ध शुरू हो रहा था उससे पहले जो हमारे दूतावास है यानी कि इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने एक एडवाइजरी शुरू की और कहा कि वो सेफ जगह पर रहें और अगर जरूरत ना पड़े तो वो बाहर ना निकले, यानी कि बंकर में रहें। और लगातार आईडीएफ और इजराइल की सरकार इस बात की जानकारी दे रहा है कि जितने भी शहर इस वक्त सायरन साउंड में हैं वो अपने घर से बाहर ना निकले। उसमें कई ऐसे इंडियन हैं जो कि इस वक्त सदमे में हैं, अपने घर में हैं, बंकरों में हैं। भारत सरकार इस पर एक फैसला जरूर लेगी, क्योंकि नेतन्याहू जो कि सुप्रीम लीडर हैं इजराइल के, उनके बयान से भी बड़ा बयान वहां के डिफेंस मिनिस्टर का आया है। अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता दें किस तरह से। देखिए, ईरान ने हमला किया इजराइल पर, इजराइल ने उसके बाद लेबनान में बेरूत पर भी धमाके किए। एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 5 धमाके किए गए और अब इन सब की आंच डेनमार्क तक पहुंच गई है। इजरायली दूतावास के पास यहां पर धमाका हुआ है। 2 धमाके की आवाज यहां पर सुनाई दी गई है। कोपेनहेगन में ये धमाके सुने गए हैं और इसी के साथ साथ अब बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, जगह जगह पर जहां भी इजरायली दूतावास है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अशोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन धमाकों के बाद क्या इजराइल की ओर से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? देखिए, हम लगातार इजराइल सरकार और भारत में जो इजराइल दूतावास है उसके संपर्क में है और पूरी उम्मीद है कि आज कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में इजराइल एम्बेसी इस पर एक स्टेटमेंट जारी करेगा कि आखिरकार वो किस तरीके से इस पूरे युद्ध को देख रहा है। आपको बता दें कि जो धमाके ना सिर्फ इजराइल में बल्कि दुनिया भर में जितने भी इजराइल एम्बेसी रह रहे हैं या फिर उनके लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। जिस तरीके से कोपेनहेगन में ये ब्लास्ट हुए हैं, तो ये बताता है कि ईरान या फिर गाजा या फिर यमन या बाकी के लोग जो इस वक्त हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, उनके लिए इजराइल दुश्मन है। अशोक, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे हमारे साथ। आपको बता दें इस वक्त अगर हम बात करें तो सुधीर देवरे जी जो कि पूर्व राजनयिक है, कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला जी रक्षा विशेषज्ञ है, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं शरदेंदु जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ भी हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में, रक्षा विशेषज्ञ है। तो इन सभी का रुख करते हुए सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही जानना चाहूंगी अनुराग जी। देखिए, जिस तरह की यहां पर अब एक्टिविटीज बढ़ते जा रही है और इजरायली दूतावास जहां जहां पर भी है वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ईरान इजराइल तक नहीं रहेगी, इसका असर तो विश्व भर में देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। यस, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। जैसे ही शाम को अटैक हुआ उसके दिन में आज सुबह अगर आप देखें तो लगभग $5 प्राइसेस बढ़े हैं ऑयल का। तो ये रिपरकशंस तो आते ही रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली हमें इस समय ये चिंता करने का विषय है कि ये युद्ध किस तरफ जाने वाला है। क्या ये युद्ध ईरान वर्सेस इजराइल होने वाला है या इस धमाके के बाद एक छोटा सा लल आएगा और उसके बाद डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। आज हमने सुबह देखा कि इजराइल ने अपना अटैक लेबनान में फिर से बढ़ा दिया गया है। तो डेफिनेटली या तो ये डाइवर्सिटी एक्टिविटीज़ हैं या फिर वो
प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से अकीब जुड़ गए हैं, टेल अवीव में है। अकीब, हमने कल भी देखा टेल अवीव की सड़कों पर क्या हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ। इस वक्त क्या मौजूदा परिस्थिति है? क्या आप लोग अभी भी सेफ्टी जो भी मेजर्स हैं उसको अपना रहे हैं, बंकरों में, या सुरक्षित अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए? नहीं, अभी पूरी तरह से सिचुएशन नॉर्मल हो चुका है। होम फ्रंट कमांड से हमें जो बताया गया है कि अभी के लिए पूरा अटैक खत्म हो गया है और हमारे लाइफ में जो भी है हम नॉर्मल कर सकते हैं। जैसे जिसको काम पे जाना है, जिसको स्कूल में जाना, अभी आपको स्कूल की छुट्टी है क्योंकि आज हमारा नया वर्ष शुरू होता है, उसके लिए आज छुट्टी है, पर बाकी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। बिल्कुल। और शरनेनु जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए जब इस तरह की घटना होती है तो ये तो आर और पार की लड़ाई इस बार हो गई है, क्योंकि ईरान इससे पहले कहीं ना कहीं धमका जरूर रहा था, लेकिन इतना बड़ा एयर स्ट्राइक और उसके बाद निशाना उन जगहों को बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल नसरल्लाह को खत्म करने के लिए किया गया। तो ऐसे में खुली चुनौती दी है और अब तो इजराइल ने साफ कर दिया है कि या तो ईरान रहेगा या तो हम रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है, इजराइल इसमें पूरी तरीके से एकजुट होता नजर आ रहा है। इजराइल में जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू साहब, योव गैलेंट और हलेवी जो उनके आईडीएफ के चीफ हैं, तीनों एक तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तीनों ने बोला है कि इजराइल इसका बदला लेगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमें सीधा रुख करना होगा अकीब के पास जो कि टेल अवीव से हमारे साथ है। अकीब, क्या आप हमें लाइव विजुअल्स दिखा सकते हैं इस वक्त बाहर मौजूदा हालात क्या है? हम चाहेंगे आप कैमरा पैन करके हमें इस वक्त टेल अवीव की तस्वीरें लाइव दिखाएं, क्या हो रहा है वहां पर? तो यहाँ पर तो बिल्कुल शांति है, आप देख सकते हो इस साइड पे सब लोग नॉर्मल अपने काम पे जा रहे हैं। आज छुट्टी का भी दिन है, इसलिए आप देख रहे हो उधर से एक गाड़ी जा रही है, लोग रास्ते पे घूम रहे हैं। तो बेसिकली सब कुछ बिल्कुल बैक टू नॉर्मल है। और एयर रेड सायरन्स की अगर मैं बात करूं तो कितनी देर में आप लोगों को एयर रेड सायरन सुनाई दे रहा है? एयर रेड सायरन अभी के लिए फिलहाल के लिए तो नहीं है, पर कल आधे घंटे से ज़्यादा के लिए एयर रेड सायरन थे। उस टाइम पे हम अंदर बंकर में जाते हैं, हमें अनाउंसमेंट होती है, बाहर सायरन्स बजते हैं, प्लस फ़ोन के एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आते हैं और उधर से हमें पता चलता है कि हमें अभी बंकर में जाने का समय आ गया। अकीब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आयरन डोम सिस्टम को लेकर देखिए लगातार सवाल उठते रहे हैं और कल भी हमने देखा कि बड़ा दावा किया गया आईडीएफ की ओर से कि जितने भी मिसाइल अटैक हुए हैं उनको हमने नष्ट कर दिया है, लेकिन कौन कौन से खासकर वो इलाके थे, क्या आप हमें एक्सप्लेन कर पाए? कौन सा वो एरिया था जहां सबसे ज्यादा अटैकिंग नेचर देखने को मिला ईरान का? जितने भी अटैक्स हुए हैं मुझे एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं पता है किधर गिरे हैं, पर आयरन डोम किस तरह से काम करता है कि जो अगर पॉपुलेटेड एरिया में जा रहा है जहाँ पे लोग रहते हैं। अकीब, आपने हमें ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, हम पहले दर्शकों को वो दिखाते हैं फिर आपके पास लौटेंगे। हिंजेस जो है ये दरवाजे को लॉक करते हैं, तो ये पूरा एयर टाइट होता है। तो यहाँ जो आप रबर के सील्स देख रहे हो, अगर केमिकल अटैक होता है तो इसको वो हवा को वो रोक सकते हैं। ये है अंदर, आप दीवार के भी मोटे पे क्यों देख सकते हो कितना हैवी गेज का दीवार है। या अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ एयर कंडीशनर को भी ब्लॉक किया है, इधर ये वेंटिलेशन स्पॉट है उसको भी ब्लॉक किया गया है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये मैंने अभी खोला था, ये जो है वो केमिकल जनरेटर है। ये जब पूरा रूम सील होता है तो ये इसको ऑन करके बाहर से हवा अंदर लेता है। अगर केमिकल अटैक होता है तो इसमें और एक सिस्टम है जिससे केमिकल्स को फिल्टर करके ही हवा अंदर आएगा। और इधर आप देखते हो ये नॉर्मल विंडो है, पर इस नॉर्मल विंडो के बाहर ये पूरा लोखंड का दरवाजा है, तो इसको हम लोग ने बंद किया है अटैक होने के बाद। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। देवरे सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए किस तरह से मौजूदा जो माहौल है, पहले लग रहा था कि ये इजराइल वर्सेस हमास है, लेकिन फिर ये इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह, इजराइल वर्सेस हूती विद्रोही, और अब तो साफ है पूरा का पूरा पिक्चर ईरान वर्सेस इजराइल ही नहीं, अब मिडिल ईस्ट में तो ये पूरी लड़ाई आगे ही बढ़ते चली जा रही है। ये लड़ाई तो पहले करीब एक साल हो गया। अभी 7 अक्टूबर को हमास का जो अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, तो एक साल से चल रही है। और इजराइल ने तो बहुत हमास के बहुत लोग मारे हैं, बहुत ह्यूमैनिटेरियन बहुत नुकसान किया है, तो भी अभी तक हमास वहाँ लड़ रहे हैं।
अब तो लड़ाई और दूसरी जगह भी फैल गई है। लेबनान में इजराइल के अटैक हो रहे हैं, वहाँ येमेन हूथी अटैक्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जंग है ये सिर्फ इजराइल और उनके पड़ोसी देशों में नहीं मगर मिडिल ईस्ट के और दूसरे देशों में भी बढ़ रही है। और अब हिजबुल्लाह का उन्होंने ख़त्म किया नसरल्लाह को, तो मुझे लगता है कि नसरल्लाह इतना जल्दी से वो हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं होंगे। इसमें इजराइल को ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि देखिए किस तरह से जब ये पूरी घटना शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ दो ऐसे लोग हैं जिनके बीच की लड़ाई है, लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें लगातार बढ़ती गई। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे और खबरों का सिलसिला जी न्यूज़ पर जारी है। वॉर अपडेट एक एक आपको बताते रहेंगे।